नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और संज्ञा के भेद जो अभी चैप्टर चल रहा है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, उसमें और भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम आज पढ़ेंगे कि संज्ञा कितने और प्रकार की होती है। संज्ञा की हमने पहले पढ़ा था, संज्ञा के भेद जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और अब आज पढ़ते हैं भेद व्युत्पत्ति के आधार पर कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है: यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योगारूढ़ शब्द। यौगिक, जैसा कि आपको शब्द देख करके समझ में आ रहा होगा, यौगिक माने जोड़ना, किसी भी शब्द को आपस में जोड़ देना, उसको यौगिक कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरा है रूढ़, जो मुख्य शब्द होते हैं जिनको कि तोड़ा नहीं जा सकता, जिनको खंडित नहीं किया जा सकता, रूढ़ मतलब मुख्य शब्द। और योगारूढ़, जिनको कि हम ऐसे शब्द होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं और ना तो उनको खंड किया जा सकता है और ना वे जो है अपना आकार बदलते हैं, ना रूप बदलते हैं, और अर्थ उनका एक छोटे से शब्द में भी होता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देते हैं योगारूढ़ शब्द का, कि चारपाई जो होती है उसका अर्थ होता है खाट, लेकिन चार और पाई को तोड़ नहीं सकते, और ना ये रूढ़ शब्द है ना ये यौगिक शब्द है। तो अब हम यौगिक शब्द को समझ लेते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द वे होते हैं, वे हैं जो दो या दो से अधिक संज्ञा शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं। तो जो दो या दो से अधिक, दो शब्द, दो अक्षर, जैसे यहाँ पर राज प्लस माता। राज एक शब्द हुआ, संज्ञा राज है, और माता एक शब्द हुआ, संज्ञा शब्द हुआ माता। तो ये मिल करके हो गया राजमाता। दूसरा शब्द है राज प्लस महल। राज एक तरीके का यौगिक ये सिंपल शब्द हो गया, और महल हो गया जो है स्थान का नाम हो गया, स्थान की जगह, स्थान हो गई, जगह हो गया, और ये राजमहल हो गया। मतलब ये क्या इंगित करता है कि ये राजा की माता राजमाता हो गई, ये राजा का महल राजमहल हो गया जहाँ पर राजा रहता है। अब दूसरा शब्द देते हैं रसोई। रसोई प्लस घर, रसोई घर। रसोई जहाँ पर भोजन पकता है, और वो उस ऐसी जगह को जो एक कोने में, मतलब उसको एक स्थान दे दिया जाता है, उस जगह को रसोई घर कहते हैं। तो ये दो जो इसी तरीके के जितने भी शब्द होते हैं उनको जोड़ करके जो बनता है वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है: यौगिक, रूढ़, योगारूढ़। तो यौगिक दो या दो से अधिक संज्ञा शब्दों से मेल से बने हुए होते हैं, और रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिन्हें हम खंडित नहीं कर सकते। जैसे कि गंगा नदी आपस में जोड़ नहीं सकते, ये यौगिक शब्द नहीं है, क्योंकि गंगा जैसे शब्द का अपना अस्तित्व है, नदी का अपना अस्तित्व है, यमुना का अपना अस्तित्व है, तो हिमालय का अपना अस्तित्व है, पर्वत का अपना अस्तित्व है। तो यहाँ पर इनको जोड़ करके एक शब्द नहीं बना सकते। जैसे कि राज प्लस माता, राज तो एक विशेषण का भी प्रयोग, विशेषण के भी रूप में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है, और माता एक संज्ञा शब्द हो गया, तो राज प्लस माता हो गया। और उसी तरीके से राज भी विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ, और महल स्थान के रूप में प्रयोग हुआ, तो राजमहल हो गया। रसोई एक स्थान के रूप में प्रयोग हुआ, घर भी एक स्थान के रूप में प्रयोग हुआ। ये दोनों को जोड़ करके रसोई घर भी एक स्थान के रूप को दिखा रहा है। तो ये जो शब्द हैं, जिन शब्दों को आपके सामने हमने रखा, ये यौगिक शब्द थे। और गंगा नदी और यमुना नदी, हिमालय पर्वत, तो इस तरीके के जितने भी और आएंगे, कावेरी नदी है, लेकिन ये जुड़ नहीं सकते, जोड़ने की इनमें प्रवृत्ति नहीं है, ये जुड़ेंगे नहीं, ये अपना अपना अस्तित्व रखते हैं। हमें नदी भी हम सीधी
कह देते हैं कि फला जगह पर एक नदी है, नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये अपना अपना अस्तित्व रखते हैं। गोमती नदी अपना अस्तित्व है, गोमती अलग है, नाम है, और नदी अपना अस्तित्व रखती है। वो इस तरीके से जो अलग अलग शब्द अपना अस्तित्व रखते हैं उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके आगे योगारूढ़ शब्द वे होते हैं जो कि यौगिक होते हैं, लेकिन उनका आपको अभी मैंने आपको बताया जैसा कि उनका अर्थ मतलब रूढ़ होता है, जैसे चारपाई और जलज। जलज का अर्थ हुआ कमल, जो जल से उत्पन्न होता है, जल में उत्पन्न होता है, वो जलज वो होता है कमल। कमल का पर्यायवाची जलज हुआ। चारपाई भी खाट का पर्यायवाची होती है, वो चारपाई हो गई। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं जिनका कि अपना अस्तित्व है और वे पर्यायवाची में भी है, तो वे जो है योगारूढ़ शब्द हो जाते हैं। तो ये संज्ञा के भेद जो हमने आपके सामने रखे, जो है व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर संज्ञा दोनों के भेद हमने आपको समझाए। आशा करती हूँ कि आपको सारे भेद समझ में आ गए होंगे। पिछले एपिसोड को आप जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले एपिसोड देख सकते हैं। वो पिछले जो एपिसोड थे उनमें सारे संज्ञा के जितने अर्थ के आधार पर जो मैंने संज्ञा बताई थी वो थे, और आज व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने तीनों भेद आपको समझा दिए। यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे तो संज्ञा में किस प्रकार से त्रुटियां की करते हैं लोग, वो त्रुटियां हम आपके सामने साझा करेंगे। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और लोगों में शेयर करते चले। जिनको कंटेंट अच्छा लगता है वो आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ साथ एक परीक्षापयोगी एक टिप देना चाहूँगी। जो बच्चे याद नहीं कर पाते उनके लिए एक टिप ये है कि कभी भी आप जब याद करने बैठते हैं तो सबसे पहले टेबल बना लें, एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाने के लिए क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसका पहला शब्द उठाएं, जैसे यौगिक, रूढ़, योग। तो ये यो रू यो, ऐसे आपने यहाँ पर एक शब्द लिख लिया। तो जब आप इसका यो लिख देंगे, इसका रू ले लेंगे, इसका यो लिख देंगे, तो यो एक हो गया, ये रू ले आए यहाँ पर और ये यो ले गए, यो रू यो। इस तरीके से जो पहले शब्द उठा करके आप एक चार्ट बना लीजिएगा। एक शब्द की जो है इसको जोड़ करके जब आप इसका चार्ट जैसा बनाते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि उसमें कितने सारे शब्द, कितने सारे भेद थे। तो उन शब्दों को आप जब गिनेंगे, जब देखेंगे कि कौन सा रह जा रहा है, तो आपके दिमाग में ये अपने आप आ जाएगा कि कौन सा रह गया और हमें कौन सी शब्द को याद करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप एक चार्ट बना लीजिए और चार्ट के अनुसार जब पढ़िएगा तो फिर आपको याद करने में आसानी होगी। तो